गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे चारों ओर हम लोगों को जो भी है वो सब क्या है, पदार्थ है। सबके सब पदार्थ की कैटेगरी में आता है। ये पदार्थ जो भी है बनता किससे है? अणु से। ये पदार्थ बना अणु से। अणु किससे बना? परमाणु से। अणु परमाणु से मिलकर बनता है। पदार्थ अणु से मिलकर बना, अणु परमाणु से मिलकर बना। हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ भी लेते हैं उसमें बहुत ढेर सारे अणु मिलते हैं। अणु, वो अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु। और तुम लोग जानते हो ये जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। सपोज हम लोग अगर जल लिए, क्या लिए? जल। जल का अणुसूत्र क्या है? मान लो H2O है। जल का अणुसूत्र H2O है। तो अगर यहाँ पर H2O है इसका मतलब यहाँ पर अणु कितना है? H2O मैं लिखा हूं। H2O कहने का मतलब है जल का यहाँ पर एक अणु है। जल का एक अणु है। परमाणु के केस में क्या है? देखो H2O हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो परमाणु के केस में कितना है? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि 2H2O लेते हैं। 2H2O अगर लिए तो देखो H2O कितने हैं? 2 ठो है। तो यानी अणुओं की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे 2 H2O के 2 है। एक में 2 है तो 2 में कितना हो गया? हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के 4 परमाणु। इसी प्रकार ऑक्सीजन के देखो, इसमें सिंगल था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण ऑक्सीजन का जब 2 अणु हो गया तो ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। ठीक। अगर यहां पर हाइड्रोजन H2O का अगर हम लोग इसी प्रकार, ये अणु है ये परमाणु है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका हम लोग देखते हैं कि अनुभार कैसे निकालेंगे। हम लोगों को इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? परमाणु भार सबका जानना है। परमाणु भार, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अनुभार निकालते हैं। परमाणु भार अगर हम लोग देखें, यहाँ पे तत्व और परमाणु भार के आधार पर अगर मैं देखूं तो तत्व जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का 16 है। मैं सिर्फ इसको कैलकुलेशन के लिए निकाल रहा हूं। तो हम लोग परमाणु भार, यहाँ पे परमाणु भार है, परमाणु इस एक परमाणु का, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार 16 है। जब 2 परमाणु है, परमाणु भार कितना हो जाएगा? वहां पे 2 के लिए 1 के लिए 1 है तो 2 के लिए 2। इसके आधार पर यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें H2O का अनुभार, H2O का अनुभार, तो H2O का अनुभार क्या हो जाएगा? H2O मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, 1 × 2 + 16 मतलब 2 + 16 बराबर ये होगा 18। ठीक। इसी प्रकार अगर हमको CaCO3 का अनुभार निकालने के लिए बोला जाए, CaCO3 का अनुभार, तो
अनुभार निकालने के लिए हमको इसका परमाणु भार, जो कि इससे पहले तुम्हारा था परमाणु भार, तुम लोग याद करते हुए आए हो, उसको ध्यान में रखना है। कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है, कैल्शियम है और कार्बन है, कार्बन का है 12। तो इसके आधार पर देखो Ca मतलब 40 प्लस C का मतलब है 12 प्लस ऑक्सीजन 3 बार है मतलब 16 इंटू 3, तो होगा 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 12 60 40 100। तो ये CaCO3 का क्या है, CaCO3 का अनुभार है, ये CaCO3 का अनुभार है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देखे पदार्थ अणु से बना, अणु परमाणु से बना, ये हमारा बैक का है जो कि अभी आगे जरूरत पड़ेगी। हम लोग देखे जल को लिए थे कि जल में H2O है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला एक अणु है, इसमें यहाँ पर H2O चुकी है, यानी यहाँ पर अणु कितने हैं, एक है। परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर मैं देख रहा हूं 2 और ऑक्सीजन के एक परमाणु है। जब 2H2O हो गया यानी अणुओं की संख्या उस समय कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 दूनी 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तत्व क्या 2-3 यहाँ पे मैं 4 तत्व लिया और उसका परमाणु भार लिया, लेकर मैं क्या किया, H2O का अनुभार निकाला। अनुभार निकालने का ये पहले भी देखे हो कि अनुभार कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा रिवीजन था कि कैसे हम लोग अनुभार निकालेंगे। H2O का अनुभार निकाले, अनुभार में क्या है, परमाणु भारों का वो एडिशन है, जो परमाणु है सबका वो क्या करे ऐड करके जो भी आएगा, जैसे H2O है, H2O में मैं क्या देखा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु का परमाणु भार कितना है वो, प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु, मतलब ऑक्सीजन के 1 परमाणु के भार का एडिशन जितना है, मैं देखा कि ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। CaCO3 कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो उसके आधार पर मैं कैलकुलेट करके निकाला कि ये कितना है, 100 आया। ऐसे तो पदार्थ का अगर हम लोग मतलब थोड़ी सी भी मात्रा लेंगे तो उसमें बहुत सारे अणु और परमाणु आ जाएंगे। हम लोग अगर थोड़ा सा भी पदार्थ लेते हैं वहां पर क्या देखते हैं, अणु और परमाणु की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको कि हम लोग गिनना हमारे लिए संभव नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग जब भी कुछ खरीदते हैं वहां पर भी हम लोग गिनने की कोशिश करते हैं। जैसे बाजार में गए, बोले 1 दर्जन सेव ले, 1 दर्जन सेव, दर्जन के हिसाब से बाजार से हम लोग केला ही खरीदते हैं। 1 दर्जन केला अगर लेते हैं तो वहां पर कितना है, 12 पीसेस मिलेंगे, 12 पीस मिलेगा, 1 दर्जन का हिसाब है 12 पीस। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर तो ये छोटा अमाउंट था, हम लोग गिन के देख लिए कि वहां पे 12 है या नहीं। लेकिन पदार्थ अगर मान लो इतना सा भी पदार्थ लेते हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या बोलो या अणुओं की संख्या बोलो इतनी ज्यादा है, इसको हम लोग गिनकर मतलब खत्म नहीं कर सकते हैं, गिनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसको गिन नहीं सकते। जैसे कि 1 दर्जन केला लिए 12 पीसेस है, उसको जैसे इजीली गिन सकते हैं, वैसे इसको मतलब पदार्थ में कितने अणु या परमाणु उपस्थित है, मान लो ये इतना छोटा सा परमाणु है, पदार्थ है, पदार्थ का टुकड़ा है, इसमें कितने अणु परमाणु है, ये हमारे लिए गिनना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए देखोगे कि बड़ी बड़ी चीजों को मापने के लिए हम लोग छोटा छोटा वो एक बड़ा यूनिट को छोटा मान लिए। जैसे लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई जो सूरज लाइट का स्पीड मापते हैं हम लोग, लाइट का स्पीड मापने के लिए प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी को तय करेगा हम लोग उसका यूज करते हैं। इसी प्रकार
पदार्थ में उपस्थित संख्या मतलब परमाणुओं की या अणुओं की संख्या को मापने के लिए एक इकाई बनाई गई है। यहां पर क्या किया गया है, पदार्थ में उपस्थित क्या उपस्थित रहेगा पदार्थ में, अणु या परमाणु, अणु या परमाणुओं की संख्या। इसको मापने के लिए क्या बनाई गई है, एक इकाई बनाई गई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। कुछ अमाउंट को पकड़ के रख लिया गया कि इतना क्या होना चाहिए, मोल के बराबर है। इसका संकेत, इस मोल को इंग्लिश में MOLE, मोल। जैसे दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, इंग्लिश में मीटर, दूरी को मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार पदार्थ की संख्या जो है, अणु या परमाणु की संख्या को हम लोग किस में मापे, मोल। इसका संकेत, मोल का संकेत के रूप में हम लोग MOL लिखते हैं। ये क्या है, मोल का संकेत है। जैसे मीटर को M से दिखाते हैं, मोल को हम लोग किस से दिखाते हैं, MOL से दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखें कि पदार्थ का अगर हम लोग छोटा सा भी टुकड़ा लिए, उसमें उपस्थित अणुओं परमाणुओं आयनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, आयन तो बाद में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या है कि पदार्थ में उपस्थित पदार्थ का अगर छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि जिसको मापने के लिए एक निश्चित अमाउंट को हम लोग एक इकाई मान लिए, इतना बराबर एक मोल होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोले, जिसका संकेत MOL है। इसका संकेत क्या है, MOL, जिसका संकेत है MOL। अब आते हैं मोल किसको बोलेंगे। मोल है किसी पदार्थ की ये क्या है, किसी पदार्थ की एक मात्रा बोल सकते हो, किसी पदार्थ की वो मात्रा है, किसी पदार्थ की वो मात्रा है। मोल का कहने का मतलब है ये एक मात्रा है जिसमें मूल कणु मतलब जिससे मिलकर पदार्थ बना है, जिसमें मूल कण में क्या क्या आएगा, जिससे मिलकर बनता है। हम लोग परमाणु जानते हैं, परमाणु से मिलकर बनता है। और कभी कभी पदार्थ को तोड़कर अणु मिलता है, उससे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो भी है इत्यादि। किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है कितनी होनी चाहिए, जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उसकी परमाणुओं की संख्या है। कार्बन 12 के 12 ग्राम क्यों बोले, कारण उसको स्टैंडर्ड माना गया है। कार्बन 12 के आधार पर ही बाकी सबको निकाला गया है। तो जितना कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की
12 जितना कि कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या होती है। देखो कोई भी कुछ है, एक हमको आधार बनाना पड़ेगा, तो एक तत्व को हम लोग बेस बनाए जिसका कि मास कितना हुआ 12 ग्राम है। कार्बन 12 को हम लोग, कार्बन के तो बहुत सारे समस्थानिक है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, लेकिन हम लोग किसको चूज किए, कार्बन 12। यहाँ पर कार्बन 12 मतलब समस्थानिक, इससे पहले हम लोग देखे हैं कि ये 6C12, 6C13, 6C14, ये सब क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या फिक्स रहती है, जिसमें से हम लोग किसको चूज किए हैं, कार्बन 12। ये कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। तो मोल क्या है, किसी पदार्थ की वो मात्रा जिसमें मूल कणों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहां पर मोल का डेफिनेशन ये है, ये क्या है, मोल का डेफिनेशन है। हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करके देखें कि ये कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ये हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन में जाए, गणना करके देखें। तो हमारा डेफिनेशन क्या निकला, 1 मोल बराबर क्या है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये हमारा 1 मोल का डेफिनेशन है कि 1 मोल किसको बोले, 1 मोल कहने का मतलब है कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। अब एक कार्बन 12 परमाणु की मात्रा कितनी है, ये देखें। कार्बन 12 के एक परमाणु की मात्रा, कार्बन 12 के एक परमाणु की मात्रा, ये बराबर होता है 1.992648 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। कार्बन 12 के एक परमाणु की मात्रा। अच्छा, इसको हम लोग निकालते कैसे है, जिसके ये मास निकाल रहे हैं, मात्रा मतलब क्या है, मास। तो मास जिससे हम लोग निकालते हैं, मात्रा जिससे निकालते हैं, वो उपकरण का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसको निकाल लेते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु की मात्रा इतना है, ये किसके सहायता से निकाले, मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से निकाले। यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखें। उल्टा करके देखने का मतलब है कि इधर से स्टार्ट करें कि 1.992648 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम में उपस्थित, ग्राम में उपस्थित C12 के परमाणुओं की संख्या, C12 के परमाणुओं की संख्या
बराबर 1। इसी को अब हम लोग उल्टा करके लिखे हैं, इसी को क्या किए हैं, उल्टा करके लिखे हैं। तो इसकी संख्या है 1। देयरफॉर 1 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1/1.992648 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। हमको 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालनी है, जो कि 1 मोल के बराबर है। तो हम लोग 1 मोल में कितने परमाणु है उसको निकाल रहे हैं। तो देयरफॉर 12 ग्राम में उपस्थित C12 कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या बराबर 1/1.992648 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई 12, जो कि अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब 6.022। और भी है 148 समथिंग है, हम लोग इतना तक ही लेते हैं, इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, मतलब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6.022 इंटू 10⁻23। हम लोग 1 मोल का डेफिनेशन यहां पर ये देखे थे, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 1 मोल में 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो संख्या है इसको हम लोग एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या, और या एवोगैड्रो स्थिरांक। एवोगैड्रो संख्या या इसको बोलते हैं एवोगैड्रो स्थिरांक। स्थिरांक इसलिए बोलते हैं कारण ये स्थिर रहता है। एवोगैड्रो संख्या इसलिए बोले, इसका कंसेप्ट एवोगैड्रो ने दिया था। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो संख्या बोलो, एवोगैड्रो स्थिरांक बोलो, ये इससे आता है। और इसको हम लोग दिखाते हैं Na, नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो स्थिरांक है नंबर ऑफ एटम्स है, देयरफॉर ये Na से इसको दिखाते हैं। तो इसको हम लोग एवोगैड्रो स्थिरांक क्यों बोले, कारण ये संख्या अर्थात 1 मोल में उपस्थित परमाणु की बोलो या अणुओं की संख्या ये हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो स्थिरांक बोलते हैं। और एवोगैड्रो ने इसको निकाला था, इसीलिए इसको हम लोग एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर ये 1 मोल है, जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 के 12 ग्राम में
उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। इसी को बेस बना के थोड़ा सा देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या ये क्या है, 6.022 के इंटू 10⁻23 के बराबर है, जो कि 1 मोल के बराबर है, और जो क्या है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, मान लो ये हम लोग कार्बन 12 के 12 ग्राम लिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम लिए, तो कार्बन 12 का अगर 12 ग्राम लेते हैं तो इसमें उपस्थित जो भी परमाणु होगी इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होनी चाहिए। कार्बन 12 के जब जैसे ही हम लोग 12 ग्राम लिए, इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 ये होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अगर दूसरा कुछ लेते हैं, ये क्या है, कार्बन 12 का 12 ग्राम का हम लोग परमाणु लिए, यहाँ पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर कितना उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है 1 मोल। कार्बन 12 के 1 मोल परमाणु लिए, जिसका कि वेट हमको कितना मिलेगा, जिसका कि मास हमको मिलेगा 12 ग्राम, यानी यहाँ पर उपस्थित परमाणु की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पर O2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, O2। O2 मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर जैसे जहां जहां सिंगल था कार्बन 12, मतलब सिंगल को दर्शा रहा था, यहाँ पर मैं O2 मतलब डबल है, जहां जहां 1 था वहां पर अब डबल आ गया। दो परमाणु O2 है, मतलब 2 परमाणुओं से ये मिलकर बना है। मैं परमाणु को थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं जिससे समझने में आसानी हो। इतना बड़ा तो इसमें बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे। अब जब O2 का मैं 1 मोल लिया, उस समय मैं देखूंगा कि O2 के 1 मोल का, O2 का 1 मोल ही मैं ले रहा हूं, इसका वजन होता है 32 ग्राम। कारण ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 16 और 2 होने के कारण 16 इंटू 2 32 हो गया। ये 32 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर जो एक सिंगल को दर्शा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 12। इसका कार्बन 12 का है 12 ग्राम, इसलिए ये है 12 यूनिट। ये कितना है, 12 यूनिट। ऑक्सीजन का टोटल है 32 ग्राम, यानी ये जो एक है ये है 32 यूनिट। 32 यूनिट, ये 12 यूनिट है, ये 32 यूनिट है। तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के में उपस्थित अणुओं की संख्या है, ऑक्सीजन में उपस्थित जो 6.022 इंटू 10⁻23 में एक अणु का मास कितना है, 32 यूनिट है। और यहाँ पर कार्बन 12 के जो यहाँ पर भी तो 1 मोल लिए हैं, दोनों में ही मैं क्या लिया हूँ, 1 मोल लिया हूँ। यहाँ पर भी कितना है, 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, यानी
दोनों ओर इधर परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है, यहां पर अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 में अगर मैं एक कण को ले रहा हूं, उसका मास 32 यूनिट, और यहां पर अगर मैं एक को ले रहा हूं, परमाणु में से एक का मैं देख रहा हूं कि इतने परमाणुओं की संख्या इतनी है, उसमें से एक को मैं लेकर देख रहा हूं, तो ये 12 यूनिट के बराबर है। और ओवरऑल मास देख रहे हैं तो ये 12 ग्राम है, और यहां पर ओवरऑल मास देख रहे हैं तो ये 32 ग्राम है। तो इसके केस में क्या है, ये ऑक्सीजन के O2 के यहां पर O2 के एक अणु की मात्रा, O2 के एक अणु की मात्रा, और इधर क्या है, C के एक परमाणु की मात्रा, C के एक परमाणु की मात्रा। देखो इसको हम लोग, इसका यूनिट हम लोग U से दिखा रहे हैं, तो यहां पर ये कितना है 12U, इधर होगा 32U। जो U हम लोग दर्शाते हैं वो कितने के बराबर, उसको एक की मात्रा को जब दिखाए उसकी यूनिट होती है U, और इसके आगे बस एक मोल जोड़ दे, एक मोल C की मात्रा, एक मोल C की मात्रा। देखो एक परमाणु की मात्रा इतनी है, एक मोल मतलब क्या है, यहां पर होना चाहिए कि एक मोल में एक परमाणुओं की संख्या कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 12, जो कि आएगा 12 ग्राम। और इसके केस में एक मोल, हिंदी में लिखे, एक मोल O2 की मात्रा, O2 यहाँ पे अणु है, O2 की मात्रा ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 32, दैट इज 32 ग्राम के बराबर होगा। तो U किसके लिए आया और ग्राम किसके लिए आया, आशा करते हैं ये क्लियर है कि एक की मात्रा को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको U से दिखाएंगे, और जब हम लोग पूरे की मात्रा को दिखाएंगे तब इसको हम लोग ग्राम से दिखाएंगे। जब हम लोग इसको पूरे को दिखाएंगे, मतलब एक मोल की मात्रा को दिखाएंगे, तब उसको किससे दिखाएंगे, ग्राम से दिखाएंगे। यहां पर ये साइड मेरा है परमाणु के लिए, ये साइड है अणु के लिए। यहां पर मैं ऑक्सीजन के अणु को दर्शाया हूं, यहां पर मैं दिखाया किसको हूं, ऑक्सीजन के अणु को, और इधर वाला मैं दिखाया हूं कार्बन के परमाणु को। दोनों में मेरा डिफरेंस है, एक और परमाणु है, एक और क्या है, अणु है। तो किसी तत्व के यहां पर क्या है 6.022, ये जो 12 ग्राम किसके लिए है, 12 ग्राम है इसके 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो संयुक्त द्रव्यमान है, एक मोल C की मात्रा जो है ये क्या है, इसको हम लोग परमाणुओं का संयुक्त द्रव्यमान है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
1 ग्राम परमाणु, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 ग्राम परमाणु। अच्छा, ये 1 ग्राम परमाणु का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। 1 ग्राम परमाणु कहने का मतलब क्या होगा? एक ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु कहने का मतलब है तत्व के, यहां पर तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल परमाणु के, ये तो 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल परमाणु के संयुक्त द्रव्यमान को, मतलब एक साथ जो द्रव्यमान आया, संयुक्त द्रव्यमान को हम लोग क्या बोले? 1 ग्राम परमाणु। इसको हम लोग बोले 1 ग्राम तो 1 ग्राम परमाणु क्या हुआ? तत्व के 1 मोल परमाणु के संयुक्त द्रव्यमान को। और उसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए जैसे कार्बन 12 का 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान कितना था? ये 12 ग्राम था। तो 1 मोल मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने परमाणुओं का संयुक्त द्रव्यमान कितना है? 1 मोल परमाणु कहने का मतलब ये 6.022 इंटू 10⁻23, इसका संयुक्त द्रव्यमान है 12 ग्राम। और 1 ग्राम अणु कहने का मतलब है 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु कहने का मतलब है 1 मोल अणु का किसी तत्व के, किसी तत्व के 1 मोल अणु के संयुक्त द्रव्यमान, 1 मोल अणु के संयुक्त द्रव्यमान मतलब एक साथ जो द्रव्यमान आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम अणु। उसी को हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम अणु। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का हम लोग निकाले थे, ऑक्सीजन का संयुक्त द्रव्यमान मतलब जो मल्टीप्लाई करके हमको आना चाहिए 32 ग्राम। तो 1 ग्राम अणु का इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। कार्बन 12 के केस में ये कितना है? 12 ग्राम होना चाहिए। हम लोग परमाणविक द्रव्यमान इकाई को देखें कि आजकल हम लोग परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट को आजकल क्या कर रहे हैं? इसको आजकल एएमयू को, एटॉमिक मास यूनिट को प्लेन यू से दर्शा रहे हैं। यू से दर्शाते हैं, यू से इसको दर्शाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान इकाई, हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान इकाई ये होता है 1U, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि हम लोग 1U से दिखाए। और कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान इकाई कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान इकाई ये होता है 12 यूनिट। ये होता है 12 यूनिट। कार्बन 12 के आधार पर अगर देखें, कार्बन 12 के आधार पर, ये किसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं? कार्बन 12 के आधार पर अगर देखें परमाणविक द्रव्यमान यहां पर 1 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर ये 12 इधर आ जाएगा,
1/12 मल्टीप्लाई कार्बन का जो कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान है, कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान है, इसके बराबर हो जाना चाहिए। 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये कितने के बराबर होगा? 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। तो यहां पर परमाणुविक द्रव्यमान क्या दिखाता है कि कोई परमाणु, किसी का भी हम लोग परमाणुविक द्रव्यमान निकाले, ये दिखाता है कार्बन 12 के 1/12 भाग से वो कितना गुना भारी है। यहाँ पर हम लोग परमाणुविक द्रव्यमान का अगर हम लोग डेफिनेशन में जाए, परमाणुविक द्रव्यमान ये दर्शाता है किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के, यहाँ पर परमाणुविक द्रव्यमान का जो डेफिनेशन आएगा ये दिखाएगा किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के कार्बन 12 के 1/12, देखो 1 यूनिट क्या है, 1/12 इंटू C/12, तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से, 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। एक्चुअल परमाणुविक द्रव्यमान दर्शाता क्या है कि उसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से वो कितना गुना भारी है, कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? देयरफॉर परमाणुविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला जो है परमाणुविक द्रव्यमान बराबर हुआ तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1 यूनिट, कार्बन 12 से कितना गुना भारी है, एक परमाणु से कितना गुना भारी है, इसके आधार पर 1 यूनिट ना लिखकर हम लोग इसको इस प्रकार लिखे 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणुविक द्रव्यमान क्या दर्शाया कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से वो कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो कार्बन 12 का 12वां भाग मैं निकाला था, जिसको कि 1 यू से दिखाए हैं यहाँ पर, उससे हम लोग क्या कर दिए, उससे उसको डिवाइड कर दिए। यही इसके लिए क्या है, परमाणुविक द्रव्यमान का काम किया। परमाणुविक द्रव्यमान को जब हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं, जब हम लोग परमाणुविक द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किए, ग्राम में व्यक्त किए, तो उसको ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुविक द्रव्यमान को किसमें व्यक्त कर रहे हैं, परमाणुविक द्रव्यमान को अगर हम लोग ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, किसमें व्यक्त कर रहे हैं, ग्राम में व्यक्त करने पर जब परमाणुविक द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान।
द्रव्यमान को अगर हम लोग ग्राम में व्यक्त किए तो वो आया ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। ये कार्बन 12 के स्केल के आधार पर है, ये कार्बन 12 के स्केल के आधार पर है। इसका मान लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट जिसको हम लोग दिखाए, ये कितने के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के ये बराबर होता है। तो क्या है, आजकल हम लोग एएमयू को प्लेन यू से दिखाए, तो हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान इकाई 1 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट होता है। कार्बन 12 के आधार पर अगर हम लोग देखें कि कार्बन 12 के आधार पर कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एएमयू बोलते हैं। तो ये निकाल दिए, जो कि आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कहां पर आता है परमाणविक द्रव्यमान? तो परमाणविक द्रव्यमान क्या दर्शाता है? किसी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान यह दर्शाता है किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो क्या दर्शाता है? वो हमको बोलता है कि उसका वो परमाणविक द्रव्यमान है। तो यही हम लोग निकाले, परमाणविक द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बाई 1/12 मल्टीप्लाई कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। परमाणविक द्रव्यमान को अगर हम लोग ग्राम में व्यक्त किए तो आया ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट के रूप में देखें, हम लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं उसको, कि पदार्थ अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या, इसमें थोड़ा सा हम लोग चार्ट के रूप में डिफरेंस को देखें। मान लो पदार्थ हमारा है O2, पदार्थ है O2। अच्छा, यहां पर बता तो अणुओं की संख्या कितनी होगी? सामने कुछ है नहीं है, यानी अणुओं की संख्या 1। परमाणुओं की संख्या O2 है, तो परमाणुओं की संख्या यहां पर अगर हमसे पूछा जाए तो परमाणुओं की संख्या होगी, कितना है? 2। तो यहां पर हम लोग प्लेन 2 लिख दिए। इसी प्रकार अगर हमको बोला जाए 1 मोल O2, यहां पर 1 मोल O2 बोला जाए, उस समय क्या होगा? ये प्लेन O2 के लिए था, अब हमको फिर बोल रहा है कि 1 मोल O2, 1 मोल O2 यानी जैसे ही 1 मोल आ गया, मेरा पहला काम है कि वहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु हो गया। ठीक, यहां पर 1 मोल है, मतलब ये मल्टीप्लाई 1 है। यहां पर O2, अब परमाणुओं की संख्या में देखो कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, तो परमाणु में जाएंगे तो यहां पर क्या है? 1 मोल है, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो रहेगा ही, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन के परमाणु। यहां पर मैं O2 लिखा था और यहां पर 1 मोल O2, O2 कहने का मतलब है अणुओं की संख्या यहां पर 1 है। 1 मोल O2 कहने का मतलब है यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 किसकी अणु है? O2 है, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन के अणु। यहां पर एक अणु ऑक्सीजन के, यहां पर ऊपर क्या लिखेंगे? O2 मतलब एक अणु ऑक्सीजन का, एक अणु ऑक्सीजन का। यहां पर 2 परमाणु ऑक्सीजन।
प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम लोग H2O लिए, अगर हम लोग मान लो 3H2O लिए, तो मैं देख रहा हूं H2O सामने कितना है 3, तो यहां पर होगा 3 अणु H2O के, 3 अणु H2O के। अब देखो यहां पर देखो परमाणु में आते हैं। प्लेन अगर H2O देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1, लेकिन यहां पर 3 आने के कारण 2 2 करके 3 बार, या ये 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होकर, या एक जल में 2 अणु है तो 3 में कितना होगा 6 परमाणु हाइड्रोजन, यहां पर 6 परमाणु हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु बराबर 6। ऑक्सीजन के यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ऑक्सीजन के परमाणु बराबर कितना 3 या 1, यहां पर 3H2O है, यहां पर तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, लेकिन आगे 3 होने के चलते अगर H2O के 1 में 1 है तो 3 में कितना होना चाहिए 3। इसी प्रकार मान लो 2 मोल H2O, 2 मोल H2O, देखो जैसे ही मोल आया, मोल आने का मतलब क्या है कि वहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 तो आएगा ही। एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल आया मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया। किसके H2O के अणु, अणु के केस में क्या होगा H2O के अणु, और यहां पर H2O है मतलब हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु है, लिख लेते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु, 2 ही परमाणु है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु। देखो जैसे ही मोल आया, मोल आने का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये तो मेरा पहले आएगा ही, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा ही। अब यहां पर दिया है 2 मोल H2, अगर प्लेन H2O होता 1 मोल H2, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई 2 करते, लेकिन क्योंकि बाहर 2 है इसलिए एक और 2 यहां पर आ जाएगा। 1 मोल के लिए यहां तक चलेगा कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे ही 2 मोल हो गया यहां पर एक तो 2 आ गया। ऑक्सीजन के 1 है तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 रहेगा, लेकिन जैसे ही यहां पर 2 मोल हो गया ये मल्टीप्लाई 2 हो गया। ये मोल और प्लेन में डिफरेंस है। प्लेन में 3 अणु H2O के, हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन के तो 6 था, 3 दूनी 6, लेकिन यहां पर हम लोग क्या किए थे 2 मोल किए हैं, तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई 2। हाइड्रोजन के चूंकि 2 मोल है इसलिए यहां पर ये मल्टीप्लाई 2, 2 मोल H2O होने के कारण यहां पर 2, ये वाला 1 क्या है ऑक्सीजन का 1 परमाणु होने के चलते ये 1 है, और हाइड्रोजन के 2 होने के चलते ये 2 है। यहां पर
पर देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर STP पर हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा होता है, टेम्परेचर बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका हिंदी में नाम एक वायुमंडलीय दाब, यहाँ ये हिंदी में लिख दे अच्छा रहेगा। ये है तापमान, जिस समय तापमान 273 केल्विन और दाब बराबर है एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस समय हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। एसटीपी पर अगर हम लोग एक मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल को आदर्श गैस ले, इसका आयतन, एक मोल आदर्श गैस का आयतन ये निकाल के देखा गया है, ये होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ये होता है। तो यहां पर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 22.4 लीटर एसटीपी पर 22.4 लीटर एक जब गैस का आयतन है, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगी। दूसरी भाषा में यहां पर बोल सकते हैं कि एसटीपी पर 22.4 लीटर आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या, आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या तो हम लोग एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। अणुओं की संख्या ये क्या है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगैड्रो संख्या इसको एसटीपी पर 22.4 लीटर में उपस्थित आदर्श 22.4 लीटर एसटीपी पर 22.4 लीटर आदर्श गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। कारण उस समय कितना उपस्थित होगा? एवोगैड्रो संख्या इसलिए बोलेंगे उस समय उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 ये होगा कि एक मोल में अणुओं बोलो परमाणु बोलो उसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है और उसका आयतन होगा 22.4 लीटर, उसका आयतन होगा 22.4 लीटर। अब एवोगैड्रो संख्या की सहायता से तत्व के परमाणुओं तथा तत्व या यौगिकों के वास्तविक द्रव्यमान निकाला जा सकता है। तो हम लोग उसी का सूत्र देखेंगे कि इसके आधार पर कि एवोगैड्रो संख्या की सहायता से तत्व के परमाणुओं तथा तत्व या यौगिकों के वास्तविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है? तत्व के एक परमाणु का यहां पर हमको दो फॉर्मूला मिलेगा। तत्व के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान,
बराबर तत्व के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला है तत्व का ग्राम परमाणु भार, तत्व का ग्राम परमाणु भार, और उसको एवोगैड्रो संख्या से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तत्व का ग्राम परमाणु भार बटे एवोगैड्रो संख्या। तो तत्व का एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान निकल जाएगा, कारण ग्राम परमाणु भार उसको अगर हम लोग एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड करें। और दूसरा सूत्र है तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक के एक अणु का ग्राम में भार, तो एक अणु का ग्राम में भार क्या होगा तत्व या यौगिक का ग्राम अनुभार, जैसा कि इसमें है ग्राम परमाणु भार। परमाणु का जब ग्राम में द्रव्यमान निकाले थे तो हम लोग ग्राम परमाणु भार निकाले थे, और यहां पर तत्व या यौगिक का ग्राम अनुभार बटा एवोगैड्रो संख्या। तो इस चैप्टर के ऊपर हमारा क्या सवाल हो सकता है कि हमको मात्रा दिया जा सकता है, मात्रा देकर पूछा जाएगा कि इसमें उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकालो। परमाणुओं की संख्या ये निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और आयतन ये पूछा जा सकता है। इसका उल्टा भी आयतन देकर अणुओं परमाणुओं की संख्या पूछा जा सकता है, फिर अणुओं परमाणुओं की संख्या से मात्रा, फिर मात्रा देकर आयतन पूछा जा सकता है, आयतन से मात्रा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। मेनली ये तीनों रिलेटेड आपस में है। मात्रा है, मात्रा किससे रिलेटेड है? अणुओं परमाणुओं से रिलेटेड होगा। अणुओं परमाणुओं में जो एक मोल है वो आयतन से रिलेटेड होगा। एक मोल का आयतन हम लोग क्या जानते हैं? एक मोल बराबर, एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी का आयतन, एक मोल अणु का आयतन चाहे कुछ भी ले, एक मोल का आयतन ये होना चाहिए 22.4 लीटर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इन अणुओं का या परमाणुओं का आयतन 22.4 लीटर ये होना चाहिए। हमको यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि 90 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालो। एक प्लेन सवाल कि 90 ग्राम में 90 ग्राम में उपस्थित 90 ग्राम H2O में उपस्थित कुछ तो चाहिए, क्या किसमें उपस्थित? H2O में उपस्थित क्या क्या पूछा जा सकता है? परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या,
यहाँ पर 90 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है निकालो। अणुओं की संख्या ये पूछा जा सकता है और इसका आयतन कितना है ये पूछा जा सकता है। साथ साथ अणुओं की संख्या साथ साथ आयतन भी पूछा जा सकता है। हम लोगों को क्या करना है, H2O का हम लोगों को पहले इसका अनुभार निकाल लेना पड़ेगा। H2O का अनुभार 1 × 2 + 16 मतलब 2 + 16 = 18। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि 18 ग्राम में 18 ग्राम किसमें H2O में, इसको थोड़ा सा इधर करें तो अच्छा है, जगह शॉर्ट है उधर। 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या, देखो जितना अणुओं की संख्या ये कितनी है, ये 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 1 मोल भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमको दिया जाता है कि अणुओं की संख्या निकालो या 1 मोल में निकालो या मोल में निकालो, तो अणुओं की संख्या बराबर हम लोग लिखते हैं 6.022 × 10⁻23 या फिर इसको 1 मोल में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1 मोल में भी लिख सकते हैं। इधर वाले साइड में हम लोग 1 मोल में करते हुए जाए। Therefore 1 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10⁻23 / 18। और इसके केस में 1/18 मोल। यही चीज लिखना है, वो मोल के लेकर कर रहे हैं या फिर मोल का वैल्यू रखकर कर रहे हैं। हमको कितना बोला है, 90 ग्राम, यहाँ पर कितना बोला गया है 90 ग्राम में। Therefore 90 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23 / 18 × 90। तो यहाँ पर होगा 1/18 × 90 मोल। ये तो इजी है, 5 मोल। और इसके केस में क्या होगा, 18 से काटेंगे, 5 18 90। तो यहाँ पर होगा 5 × 10 कैरी 1, 5 × 10 1 11, 5 0 0 1, 5 6 30, 1 2 3 × 10⁻23 या फिर एक के बाद जैसे करते हैं 3.011 × 10⁻24, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक हो गया कि मोल के लेकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका आयतन पूछा है। आयतन निकालने के लिए हमको क्या पता है, 1 मोल का आयतन यानी 6.022 × 10⁻23 अणुओं का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगर हम लोग मोल में देखें, चूंकि 1 मोल अणु का आयतन बराबर 22.4 लीटर। Therefore कितना आया, यहाँ पे 5 मोल, 5 मोल अणु का आयतन बराबर 22.4 × 5 लीटर, मतलब 4 × 5 = 20, 5 × 10 = 11,
5 दूनी 10 से 5 के 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 से 11, 112 लीटर इधर आया था। इसके केस में देखेंगे कि यहां पर चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का आयतन बराबर 22.4 लीटर। देयरफॉर कितना अणु है? 3.011। यहां पर पहले एक का निकालना पड़ेगा। एक अणु का आयतन, एक नियम से जा रहे हैं तो पहले एक का निकालना पड़ेगा। एक अणु का आयतन बराबर 22.4 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 लीटर। देयरफॉर 3.011 इंटू 10⁻23 नहीं 24 होगा, इधर तो एक 1 शिफ्ट किए थे, इंटू 10⁻24 अणुओं का आयतन, ये बराबर होगा 22.4 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10⁻24। देखो इसको जब काटेंगे, ये तो 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर हमको अगर ये वाला पोर्शन लिखे, पॉइंट के बाद 3 है, ये हट गया, तो 3011 दूनी 22, तो यहाँ पर 11 यहाँ पर इसको ऐसे करें कि 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻23 बाई 2 इंटू 10⁻23, जिससे क्या हो, ये 10⁻23 कट जाए, 2 से काटेंगे 5, देखो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 से 112 लीटर। आंसर आयतन का तो सेम आएगा, इसका थोड़ा सा मोल और इसमें संख्या में तो अलग थोड़ा सा आना ही है। तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे कैसे है, मात्रा के साथ अणु या मात्रा के साथ हमसे पूछा जाएगा कि उसका आयतन, जिसको कि हमको एवोगाड्रो संख्या की सहायता से निकालना पड़ेगा। हम लोगों को ऑलवेज एक बात ध्यान रखनी है कि 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको कि हम लोग एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, वो 1 मोल, उसका शॉर्ट फॉर्म है 1 मोल, और वो उसका आयतन है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तुम्हारे होमवर्क में ये रहा कि इसको तुम लोग तो इस चैप्टर को देखोगे ही, साथ में इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं होता है ग्रुप में भेजोगे, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।